हरियाणा का सियासी संग्राम और सियासी संग्राम 90 विधानसभा सीटों को लेकर। 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद तमाम प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं और 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। प्रदेश के 2 करोड़ मतदाता आने वाले अपने 5 साल का भविष्य तय करेंगे और देखना ये होगा कि आखिरकार किस राजनीतिक दल को हरियाणा में सफलता मिलती हुई नजर आती। दर्शकों, बात करें हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर इस वक्त दिखाई दे रही है। देश की 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, जिनमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नाम शामिल है, ये दोनों राजनीतिक दल हरियाणा में सत्ता पर कब्जा करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए जिस तरीके का सियासी माहौल दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, वो वाकई दिलचस्प दिखाई दे रहा है। हरियाणा में चौटाला परिवार भी राजनीतिक रूप से इस वक्त कमजोर बेशक दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार में हिस्सेदारी की उनकी भी तमाम यहाँ पर कोशिशें लगातार बनी हुई। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ अभय सिंह चौटाला, इनेलो के प्रधान महासचिव, या यूं कहें कि इस वक्त इनेलो पार्टी के सर्वे सर्वा, वो इन कोशिशों में जुटे हुए हैं कि उन्हें किंग मेकर से किंग बनने की भूमिका यहाँ पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी और चीफ मिनिस्टर वो खुद बन सकते हैं। दूसरी तरफ उनके भतीजे दुष्यंत सिंह चौटाला वो एक दावा करते नजर आ रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी और बीजेपी का गठबंधन होने के बाद कम से कम हरियाणा में 20 सीटें जीत रही। ऐसे में हरियाणा में एक बार फिर से सत्ता का बड़ा तख्ता पलट होता हुआ नजर आने वाला। क्या हरियाणा में चौटाला परिवार की सत्ता में फिर से वापसी होने वाली? इसलिए ये सवाल बार बार उठ रहे हैं क्योंकि अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बयानों ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वक्त की राजनीति को साधने में चौटाला परिवार को यदि कोई गुंजाइश दिखाई दी तो वह परिवार पीछे नहीं हटेगा। लेकिन आखिरकार क्या कोई संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी? रानिया से विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले रणजीत सिंह चौटाला के नामांकन में पूरा चौटाला परिवार उमड़ता हुआ दिखाई दिया। चाहे दिग्विजय सिंह चौटाला हो या आदित्य चौटाला हो, अर्जुन चौटाला हो या फिर ओम प्रकाश चौटाला, ये तमाम नेता उस वक्त उमड़ करके सामने आए जिस वक्त रणजीत सिंह चौटाला अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे और कहीं ना कहीं इनेलो और जेजेपी की तरफ से रानिया सीट पर रणजीत सिंह चौटाला को समर्थन दिया गया। ऐसे में राजनीतिक रूप से पूरी बिसात बीत चुकी है। रणजीत सिंह चौटाला को बीजेपी ने झटका दिया क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला को चंद महीने पहले ही कैबिनेट मंत्री बनाया था और उसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। लोकसभा का चुनाव बीजेपी की टिकट पर हिसार से लड़ते हैं, हिसार पर हार का सामना करना पड़ता है और ऐसे में आने वाले वक्त में बीजेपी ने उनको रानिया विधानसभा चुनाव से टिकट काट करके बड़ा झटका दिया। लिहाजा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ बात करें चौटाला परिवार के अलावा तो बीजेपी के लिए भी यहाँ पर मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि बीजेपी की अंदरूनी कलह जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सीएम पद के दावेदारों में एक तरफ नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के द्वारा कर दिया गया, तो दूसरी तरफ देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह और उसके अलावा अनिल विज ने जो दावा ठोका है, अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह के सीएम पद की कुर्सी के लिए दावे ये बताते हैं कि बीजेपी के लिए आगामी वक्त यदि सरकार बनाने में भी भारतीय जनता पार्टी नंबर गेम में पास हो जाती है तो भी आसान नहीं होगा क्योंकि एक तरफ दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा सियासी साम्राज्य, दूसरी तरफ वरिष्ठता के आधार पर अनिल विज ये दावा कर रहे हैं कि मैं 6ठी बार चुनाव लड़ रहा हूं और 6ठी बार मैं एमएलए बनने जा रहा हूं अंबाला कैंट विधानसभा सीट से। ऐसे में मुझे पार्टी दरकिनार क्यों करे? हालांकि पार्टी हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। नायब सिंह सैनी ही हरियाणा में बीजेपी का चेहरा है। तो क्या अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह जैसे कद्दावर नेता बगावत करते हुए नजर आएंगे? क्या बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी झटका लग सकता है? क्योंकि राव इंद्रजीत ने ये कहा था पिछले दिनों कि हुड्डा चीफ मिनिस्टर कैसे बनेंगे, हुड्डा चीफ मिनिस्टर को जब हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तब बनेंगे।
यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं हाईकमान को इस बात का संकेत दे दिया था कि यदि कोई बड़ा ऑफर यहाँ से कांग्रेस पार्टी देती है राव इंद्रजीत सिंह तो वे पीछे नहीं हटने वाले। यानी कि साफ तौर पर राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा में अपना सियासी दबदबा कायम रखना चाहते हैं। गुरुग्राम से 6 बार के लोकसभा सांसद जरूर हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए राव इंद्रजीत सिंह पीछे नहीं हटने वाले। देखना ये होगा कि किस तरीके से अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह जैसे बड़े कद्दावर नेताओं को भाजपा यहाँ पर साधने में कामयाब होती हुई नजर आती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है हरियाणा में, और इस वक्त यदि आमने सामने की टक्कर की बात करें तो यही दोनों पार्टियां प्रमुख रूप से एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि तमाम ये मैंने नाम लिए, ये कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, बड़े चेहरे जिस तरीके से बीजेपी को यहाँ पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ चर्चा कर ले तो बीजेपी के मुख्यमंत्री इस वक्त नायब सिंह सैनी जो ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में युवाओं के लिए जो रोजगार के अवसर हमने पैदा किए, किसानों की एमएसपी पर खरीद की गई, दूसरी तरफ तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई सरकार के द्वारा, जिससे कि हरियाणा को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का काम किया जाए। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर हरियाणा जो कि देश में नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में था, हमारे खिलाड़ी, हमारे नौजवान जिस तरीके से फौज में भर्ती होते थे, खिलाड़ी खेल के मैदान में परचम लहराते थे, बीजेपी की सरकार ने हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार किया। यानी कि आने वाले वक्त में यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल अपना दावा कमजोर होता देखना नहीं चाहता है, और ऐसे में बीजेपी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, दोनों के लिए चुनौतियां कहीं ना कहीं भीतर घात वाली बन सकती हैं। क्योंकि हमने देखा चुनावी नामांकन से पहले जब आवेदन पत्रों की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई तो करीब 2700 लोगों ने 90 विधानसभा सीटों के लिए आवेदन भेजे, और उनमें से हाईकमान को अंतिम वक्त तक उन प्रत्याशियों के नाम की छटनी करना, यहाँ पर माथापच्ची का सामना करना पड़ा कि किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए। कई ऐसे ट्रम्प कार्ड भी खेले गए जिनके दम पर पहली बार चुनाव लड़कर ही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब होती हुई अपने आप को देखना चाहती है। अब देखना ये होगा कि हरियाणा की राजनीति का सियासी समीकरण किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। क्या भारतीय जनता पार्टी तमाम यहाँ पर बड़े दिग्गज चेहरों, केंद्र में जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं उनके दम पर चुनावी जीत दर्ज कर पाती है, या फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरीके का माहौल हरियाणा में देखने को मिल रहा है, उस माहौल को देखते हुए ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि आने वाले वक्त में दोनों पार्टियां यदि बहुमत के आंकड़े से दूर रही, यानी कि यदि त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आया, क्योंकि आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, ये तमाम राजनीतिक दल भी हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, और हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के लिए सरकार बनाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि राजनीतिक लिहाज से लड़ाई लड़ते हुए नायब सिंह सैनी कितने कामयाब हरियाणा में होते हुए नजर आएंगे, या फिर पिछले 10 साल का राजनीतिक सूखा समाप्त करके कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब होती हुई नजर आएगी। क्योंकि 40 स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है, जिसमें अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, उसके साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट हो, सुखविंदर सिंह रंधावा हो, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, जिस तरीके से यहाँ पर भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी, पूरा गांधी परिवार, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत यहाँ पर तमाम जो स्टार प्रचारक अब हरियाणा की भूमि पर उतरने वाले हैं पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए, उससे साफ तौर पर प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी किसी भी लिहाज से हरियाणा को अब कमजोर होते हुए देखना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र की भूमि से शंखनाद करते हुए इस बात के संकेत दे दिए कि बीजेपी के तर्कस के जो तीर हैं, उनकी धार, उनकी नोक अभी कुंद नहीं पड़ी है, और वे आने वाले चुनाव में जमकर तीर चलाते हुए नजर आएंगे। लिहाजा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के तीसरी बार यहाँ पर सत्ता में वापसी करने के लिए जो है जिस तरीके के यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, और बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है।
देखना ये होगा कि किसे यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियां जो बढ़ती हुई नजर आती हैं, इसमें किसे कामयाबी हासिल होती है और कौन हरियाणा की सत्ता पर काबिज होता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।